नमस्कार, बैठका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुद्दों की। गिरती रैंकिंग, बढ़ती चिंता। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षण संस्थाओं की क्या हालत है, ये आपको बताते हैं कि कैसे उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग गिर गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं NIRF रैंकिंग की। केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग उच्च शिक्षण संस्थानों की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें इस बार छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय और कॉलेजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। राज्य के 32 विश्वविद्यालयों ने इसमें भाग लिया, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय सहित एक भी सरकारी विश्वविद्यालय टॉप 200 यानी कि ऊपर से अगर गिनती की जाए तो 200 नंबर तक में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रहा है। केवल छत्तीसगढ़ से कलिंगा विश्वविद्यालय ही 101 से 150 के बैंड में अपनी जगह बनाने में सफल हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो चिंता बढ़ाने वाली बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, गिरती रैंकिंग, बढ़ती चिंता दिखाई दे रही है। NIRF में जो भी यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करती हैं उन्हीं लोगों के बारे में NIRF बताती है। तो हमने अप्लाई किया हुआ था स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के कैटेगरीज में। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी है उसमें हमारी जो इस बार की जो स्लॉट है वो 51 to 100 के बीच में है। उस स्लॉट में हमारा यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करता है, जिसमें कि हमारे जो नियरेस्ट संबलपुर यूनिवर्सिटी है वो भी है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 51 to 100 के बीच में। इसी कैटेगरी में यदि हम लास्ट ईयर का हमारा परफॉर्मेंस देखें तो हमारा जो स्लॉट था वो 151 to 200 के बीच में था। तो निश्चित रूप से इस साल जो हमारा जो परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर की तुलना में बेटर है। NIRF रैंकिंग की जो पॉइंट्स है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहती हैं। इंफ्रा का रहता है, रिसर्च का रहता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहते हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो भी रहते हैं। तो जिनका सारे ओवरऑल चीज़ें सही रहती हैं तो फिर उसमें उसकी रैंकिंग हाई जाती है। तो इस रैंकिंग ने आप चिंता बढ़ा दी है। हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में भी मौजूद है और ऑनलाइन भी हमारे साथ मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ, प्रवक्ता भाजपा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव चक्रवर्ती जी। सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र वर्मा जी। और डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी जी हैं हमारे साथ, शिक्षाविद हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आज बैठका हम कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो दिखाई पड़ रही है वो चिंता का विषय है। NIRF ने यहाँ पर अपनी रैंकिंग जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत कहना चाहिए जो सरकारी संस्थान है वो तो रैंकिंग में ही यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो सवालिया निशान खड़ा करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर, सरकार पर भी सवाल उठाते हैं। सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सारी व्यवस्था आपने देखी, क्या कुछ हो रहा है, NIRF की रिपोर्ट आपने देखी, क्या कहेंगे? देखिए 23-24 में जो रैंकिंग का स्तर आया है उसमें एम्स को भी उस कैटेगरी में नहीं लिया गया जहां शोध होता है, चिकित्सा की पढ़ाई होती है। यहां पर जो IIT है यहां पर उसको भी नहीं लिया गया है। भिलाई स्थित जो IIT का एक सब्सिडरी संस्था उसको भी नहीं लिया गया। तो ये चिंता का विषय, इसमें बहुत सारे पैमाने रहते हैं कि बिल्डिंग का नवीनीकरण हो, वेंटिलेशंस हो, बच्चों के जो पढ़ाई का फर्नीचर हो वो हर वर्ष बदले, और जो फैकल्टी हैं वो जो नई जनरेशन के साथ जो चलता है जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी उसके साथ पढ़ाई करे। और सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च बेस्ड हो, और उससे सबसे बड़ी बात है कि रोजगारोन्मुखी हो। तो देखिए यहाँ पर चूंकि छत्तीसगढ़ थोड़ा सा जोग्राफिकली बाहर नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अन्नामलाई और IIT चेन्नई को प्रथम रखा गया है, सेकंड स्थान पे पुणे को रखा गया है। तो पुणे के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये पिछले 5 वर्षों में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, विशेष करके बहुत संवेदनशीलता, मैं इसमें कोई राजनीतिक लपेटना नहीं चाहता, ये हमारे बच्चों के भविष्य से संबंधित है, लेकिन शिक्षा संस्थाओं के सचिव और जो शिक्षाविद होते हैं उनको दरकिनार ना करके जो पुराने मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने अपने विशेष लोगों को बैठाया, और जो विश्वविद्यालय के जो सचिव हुआ करते हैं या कोई भी हुआ करते हैं, तो बहुत सारी बातें थी। देखिए तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम अपने अगर जवाहर सूर शेट्टी जी बैठे हैं वो अगर विशेषज्ञ हैं तो हम उनकी सेवाएं लेंगे, लेकिन उन चीज़ों को दरकिनार करके अपने लोगों को अपने पसंद पर बैठाना, ये परंपरा छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्षों में शुरू हुई है। और हम ये इस बार ऐसी कोशिश करेंगे कि रैंकिंग सुधरे, शोध ज़्यादा से ज़्यादा हो,
बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इस पर और विशेष रोजगार ध्यान देने की रोजगार से जरूरत है। related जी, ये हम इसकी कोशिश करेंगे इसकी हो। हालांकि देखिए ठीक ये है, बहुत ठीक कड़ी है, बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा यहाँ पर है। विशेष तौर पर ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो नए पैमाने हैं उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो नई शिक्षा नीति आई है उसे भी लेकर के यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, और कुछ आरोप भी यहाँ पर लगाए हैं चक्रवर्ती जी ने। इसके साथ साथ पूरी जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ी होंगी डिबेट में बैठने से पहले, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की शिक्षा नीति सरकार के लिए किस तरीके से चुनौती है, और प्रदेश के लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो जो है इस प्रकार से वो NIRA की जो रैंकिंग है जो वर्तमान में जारी हुई, उसमें पिछड़ना बेहद दुखद है। शिक्षा जैसे क्षेत्र में जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, और डबल इंजन की सरकार का दम भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से कुतर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो 8 महीने हुए हैं इनको सरकार को आए, बताएं कितने कुलपति बदल दिए। स्थानीय योग्यता और क्षमता की कहीं कोई कमी नहीं है। विद्वान प्रोफेसर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाहरी लोगों को कुलपति बनाया जा रहा है, देखिए छत्तीसगढ़ की शान है। हमारे जो विश्वविद्यालय है, चाहे वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हो, चाहे पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी हो, या अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो संगीत का खैरागढ़ में है, छत्तीसगढ़ की शान है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हर साल परिसर बदलना है, ऐसा कोई लॉन्च नहीं होता। और ये विशेषज्ञ आप जो ना बाहरी, अब आपकी मानसिकता देखिए सुरेंद्र जी, आप बाहरी और अंदरी करने लगे देश के अंदर। यानी अगर मान लीजिए कोई विशेषज्ञ है साहित्य का, उसे अगर उत्तर प्रदेश से लाया जाए तो आपके पेट में दर्द होगा। अच्छा, ठीक है, राजनीति से यदि कश्मीर में जाए तो आपको पेट में दर्द होगा। तो आपकी मानसिकता ही बहुत छोटी है, कांग्रेस की। ठीक है, मैं एक बार राजीव चक्रवर्ती जी, सुरेंद्र वर्मा जी, एक बार क्या होता है शिक्षा में, बाहरी और अंदरी क्या होता है शिक्षा व्यवस्था में? एक बार मैं दोनों को आप दोनों को एक बार मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारे पास रैंकिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिन कॉलेजों की रैंकिंग खराब हुई है, NIT रायपुर उसमें शामिल है, IIM रायपुर उसमें शामिल है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की रैंकिंग में गिरावट हुई है, भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में पिछड़ा है ये कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके साथ साथ टॉप 10 की रैंक से पिछड़ करके 39वें पायदान पर पहुंचा कृषि विश्वविद्यालय। 2020 में टॉप 10 की लिस्ट में शामिल था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो अब आप इसे क्या कहेंगे? जो कुछ अच्छा हुआ तो वो मीठ वो गप और कड़ू वो थू, ये इससे हमें उबरना है, चाहे वो बात बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। और जिन कॉलेजों की रैंकिंग में सुधार हुआ है उसमें IIT भिलाई की इंजीनियरिंग में रैंकिंग में सुधार हुआ है, मेडिकल में एम्स रायपुर की रैंकिंग में सुधार हुआ है। और इसके साथ साथ अगर छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सुधार की गुंजाइश भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उस पर बात करना। हमारे साथ 2 शिक्षाविद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर SK पांडे जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व कुलपति हैं पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के, डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी जी भी हैं। सेठी साहब, आपके पास मैं आ रही हूँ और आपसे सवाल यही है कि हम अगर आने वाली पीढ़ी के लिए देखें कि इस तरह की शिक्षा नीति जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कहीं पर रैंकिंग में भी नहीं लग रही है, और यहाँ के बच्चे अगर वो वहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, तो किस तरीके का भविष्य हम आने वाले समय के लिए देख पाएंगे? क्योंकि अगर रैंकिंग में नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाएगा? सेठी साहब, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि तकनीकी त्रुटियां बहुत सारी हैं, जिसको समझने में हमारे राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालयों ने थोड़ा सा तकलीफ उठाए। और उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि NIRF की रैंकिंग की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, इलेक्शन का जोर था, हाँ, और तैयारी पूरी नहीं हुई, लेकिन वो कोई बहाना नहीं हो सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें मैं पॉइंट करना चाहता हूँ कि इस बार अलग कैटेगरी बनाया गया है ओपन यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, वो एक अलग विषय है। दूसरा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ मापदंड, जिसमें हर साल एंट्री एग्जिट दिया जा सकता है, फर्स्ट ईयर के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा, उस तरह की जो चीज़ें हैं उनका समावेश शासकीय विश्वविद्यालयों ने नहीं किया है, और वो एक मापदंड है जिसमें हम पिछड़ गए हैं। तीसरा है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम करके उसका समावेश हमारे पाठ्यक्रम में होना था, उसमें हम पिछड़ गए हैं। और चौथा है कि रिसर्च पेपर्स जिस तरह से शासकीय विश्वविद्यालय में किया जाता है, वो उसमें एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या है, मैं जितना चाहे उतने रिसर्च कैंडिडेट्स ले सकता हूँ,
कोई कमी नहीं हो सकती उसमें। तो इस वजह से कलिंगा का आना और शासकीय विश्वविद्यालयों का जाना इन तकनीकी कारणों की वजह से हुआ है। जी, हमारे साथ डॉक्टर एस.के. पांडित जी भी यहाँ पर पूर्व कुलपति पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से हैं। पांडित साहब, आपके पास आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, आप विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, कौन सी कमियां, जिस तरीके से यहाँ पर सेट्टी साहब ने बताया कि बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं, उसे समझना ज़रूरी होगा। सबको मेरा सादर नमस्कार। ये बात सही है, NIRF रैंकिंग समय के साथ बदलते हैं, बदलने भी चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। और NIRF आज शुरुआत नहीं हुई है, इसकी शुरुआत 16-17 से शुरू हुई थी। बात यह है कि राज्य सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था, तो हम बच्चों के लिए करते हैं ना, हम इन नेताओं के लिए थोड़ी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। तो सारा ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए छात्रों के हित के लिए क्या जरूरी है। यदि रैंकिंग में कोई विश्वविद्यालय पिछड़ रहा है, उसका ये मायने नहीं कि वहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत कमजोर है। हाँ, ये जरूर है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे रविशंकर यूनिवर्सिटी नहीं की जानी चाहिए। यदि हो रहा है तो गलत है, क्योंकि दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों के टीचर स्टूडेंट रेशियो, दोनों में जो फंडिंग होती है वो बिल्कुल अलग है। स्टेट यूनिवर्सिटी का जो मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिला सही ढंग से, ये बात को हमको स्वीकारना होगा। और रैंकिंग के जो पैरामीटर्स हैं वो पहले से पता रहते हैं। तो ये विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की जवाबदारी है उस रैंकिंग के जो पैरामीटर्स हैं उनको समझें, और समझ के ये हम सोचें कि हमारा विश्वविद्यालय इस पैरामीटर्स के कौन कौन से हिस्से में कमजोर है। जैसे रविशंकर विश्वविद्यालय का हम प्रकरण माने तो वहाँ शिक्षकों की कमी है, इससे हम नकार नहीं सकते। शिक्षक ही नहीं होंगे, रिसर्च करने वाले शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई लिखाई खराब होगा, रिसर्च का कंपोनेंट बहुत खराब होगा और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उससे अफेक्ट होगा। तो यही तो मेन पैरामीटर्स हैं। और यहाँ तक कि इंडस्ट्री रिलेशनशिप की बात है तो किसी विश्वविद्यालय में नहीं है, वैसा कंडीशनल इन्वायरमेंट ही नहीं है। इस सबको बदलने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। यदि हमारी इच्छा शक्ति है कि जब हमारा विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में आगे आए तो ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, और ये संभव है, ये किया जा सकता है। अपने को पैरामीटर्स को ध्यान दे करके जहां हमारी कमियां हैं उनको हमको दूर करने का प्रयास करना होगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज को यदि लगता है कि शासन से बराबर पैटर्नेज नहीं मिल रहा है तो हमें उनको लिखित रूप में, ताकि रिकॉर्ड रहे कि विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ से शासन को ये अवगत करा दिया है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं जो बगैर शासन के इंटरवेंशन से दूर नहीं की जा सकती। तो ये जरूरी है मेरी दृष्टि में। जी बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राजीव चक्रवर्ती जी, आपके पास लेकर आ रही हूँ मैं, और हमेशा मैं चाहूँगी कि राजनीति से उठ करके बात की जाए और शिक्षा की जहाँ पर बात हो रही है वहाँ पर हम उस तरीके से बात करें कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए बात करें, जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर एक नई पौध तैयार की जा रही है। जी देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात आई तो पुणे में जितनी भी संस्थाएं हैं जहां मेडिकल के इंस्टीट्यूशन थे वहां के पब्लिक हॉस्पिटल के साथ उसको जोड़ा गया, बेंगलोर के हॉस्पिटल के साथ गया। आपको जैसे आईटी जिस प्रकार से हब बना, मैं मुझे बता दूं बड़ा हर्ष होता है। देखिए, इसमें कांग्रेस भाजपा की कोई बात नहीं है। तो वहाँ के विश्वविद्यालयों ने उसे इनिशिएटिव लिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे आप हमारे सरकारी अस्पताल में करिए। उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को भी बुलाया, जितने भी वर्ल्ड क्लास प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चाहे अमेरिका बेस्ड हो या इंडियन बेस्ड कंपनी हो। तो आज आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी के रूप में इंडिया एक बहुत अच्छा एक बड़ा मार्केट है। आप देखिएगा कि कोविड की वैक्सीन हमने विश्व के विकसित देशों के पहले डेवलप कर लिया। तो इसमें भले उन विश्वविद्यालयों का नाम मैं देख रहा था रैंकिंग में नहीं है, लेकिन जैसे जवाहर जी ने कहा कि हमें शोध परख पढ़ाई, हमें पढ़ाई के साथ साथ वो किस प्रकार से प्रोफेशनल बने उसकी और चिंता करनी होगी। ये रैंकिंग की बात ठीक है कि एक स्पोर्टिंग स्पिरिट आती है कि इस बार हम रैंकिंग में फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं। तो आपने डिबेट का बहुत अच्छा मुद्दा रखा है कि किस प्रकार से हम इस रैंकिंग में जाए। हमारे जो बच्चे हैं वो बुनियाद है इस भविष्य की। एक बात चक्रवर्ती जी, यहाँ पर पांडे साहब ने एक बात कही है कि अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टेट यूनिवर्सिटी की तुलना करते हैं तो ये गलत है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, सुरेंद्र वर्मा जी, इस सवाल को आप भी ध्यान से सुनिए।
सुनिएगा, क्योंकि इसे लेकर के मैं आपके पास भी आऊंगी। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है और इसे भी अपडेट और इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। चक्रवर्ती साहब, सर जी, सूरी साहब, ये मैं एक त्रुटि सुधार करना चाहता हूं कि इस बार NIRF रैंकिंग में स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ नहीं। अच्छा, तो मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ की भी कैटेगरीज है और सब्जेक्ट वाइज भी कैटेगरीज उसमें डेवलप है। जी जी, चक्रवर्ती साहब आप कुछ कह रहे थे। जी, तो देखिए ये जो कैटेगरी है ठीक है, ये स्वस्थ परंपरा है और एक स्पोर्टिंग अगर कंपटीशन हो तो हर विश्वविद्यालय अपनी रैंकिंग सुधारेगा, शोध के पीछे ध्यान देगा। देखिए भारत में पहले से रही है, होमी जहांगीर भाभा से लेकर तमाम जो वैज्ञानिक निकले हैं उन्होंने यहीं से अपनी बुनियाद शुरू की थी। ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ JB बोस निकले हैं जो पौध वैज्ञानिक थे। यहाँ पर होमी जहांगीर भाभा से लेकर जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले हैं, बड़े बड़े जो कमर्शियल साइंटिस्ट भी हैं, जो आज केमिकल के रूप में यहाँ पे एशियन पेंट्स देखते हैं, ये सारे लोग इन विश्वविद्यालयों की पौध है। तो हमें भी चाहिए कि जो नई शिक्षा नीति आई है, जो बहुत शानदार शिक्षा नीति आई है, उसमें बड़े स्पेस रिसर्च एनालिसिस ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास में आ रही हूँ। तो वो ये रैंकिंग आने वाले समय में सुधरेगा, लेकिन हमें इसे कमर्शियली करना होगा और प्रोफेशनल बनना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जिस तरीके से राजनीति की वैसे बात नहीं ही करनी है हमें यहाँ, लेकिन जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ को एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में देखा गया है, कृषि को लेकर के बहुत सारी योजनाएं भी पूर्व सरकार में रही है और हमेशा ही रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ का जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी रैंकिंग में भी गिरावट दर्ज की गई है। पड़ता है तो कुल मिलाकर जो रैंकिंग में पिछड़ने का जो नुकसान होता है वो छात्रों को ज्यादा भोगना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख यूनिवर्सिटी है, प्रमुख विश्वविद्यालय है, वहाँ न तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, न रिसर्च में भी वो पीछे है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नए किस्म के बीज, उन्नत किस्म के नए जो ब्रीड के जो टिश्यू कल्चर है उसमें भी पेटेंट पे जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने इतिहास रचा है। जहां तक बात निजी विश्वविद्यालयों की है, आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार के समय कलिंगा विश्वविद्यालय, अमेठी यूनिवर्सिटी, AFT यूनिवर्सिटी, रावतपुरा सरकार, CV रमन और मैट्स जैसे बड़े यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे काम करना शुरू किए। आज जो कलिंगा ने नाम किया है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, वहाँ रिसर्च हो रहा है, उसको देख लीजिए। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो कमेटी आती है, जो ग्रेडिंग के लिए जो कमेटी आती है, उसके सामने जो है सही ढंग से प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। हमारे जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं वहां न तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, न ठीक है, बहुत सारी चीजों की यहाँ पर कमियों को लेकर के यहाँ पर बात की जा रही है। सेठी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। तकनीकी तरीके से हम इसे समझना और इसे सुलझाना है, जिस तरीके से ये बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रेजेंटेशन और कलिंगा यूनिवर्सिटी को रैंकिंग जो प्राप्त हुई है वो भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपनी रैंकिंग बना पा रही है और सरकारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग नहीं बना पा रही है। तो तकनीकी कौन कौन सी चीज़ें हैं, और यही सवाल पांडे साहब आपसे भी मेरा होगा कि तकनीकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी है, उनको अपने संस्थान में इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए। नहीं, जैसे पांडे साहब ने कहा है बिल्कुल सही है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को और स्टेट यूनिवर्सिटी को भी कंपेयर करना दुर्लभ है। उसका कारण है एक पूरा सेटअप बना हुआ है जिसके थ्रू एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जाती है कि हमें इस चीज़ की दरकार है करके वो सरकार को लिखती है और फिर वापस आता है। एक दूसरा है उनके नियम के अनुसार PhD इतने ले सकते हैं एक एक डिपार्टमेंट, ये उनको तय करना है, उनके बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को तय करना है। जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास पूरे निर्णय की क्षमता है कि आप 400 के 800 कर डालिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो इन दोनों को कंपेयर करना ठीक नहीं है, वो थोक में कुछ भी कर सकते हैं। तो कलिंगा का आगे होना स्वाभाविक है क्योंकि उतनी चीज़ें या उतनी बंदिशें उनके पास नहीं है जो रविशंकर के पास है। तो कलिंगा तो आगे हो सकता है, लेकिन मुझे जो कहना है वो ये है कि तकनीकी तौर पे हमको बिंदुवार अगर देखें तो रविशंकर या कोई भी शासकीय यूनिवर्सिटी या कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पिछड़ रहा है, वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इसमें ये कहा गया है कि सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग करके नया इंक्रीम कि हर साल क्या इन लोग बेहतर कर रहे हैं या रैंकिंग में आ रहे हैं, ये एक पैमाना जोड़ा गया इस साल।
हाँ, कि एक बार आ जाना आपका कोई मापदंड नहीं है। दूसरा है शासकीय विश्वविद्यालयों के लिए स्टेट के एक नया, ये अच्छी बात है स्टेट के लिए कि 1:15 का स्टूडेंट टीचर रेशियो होता था, उसको 1:20 कर दिया गया। तो वो उसमें स्टेट को फायदा होता है कि बढ़ा दिया गया है स्टूडेंट टीचर रेशियो। और तीसरा ये है कि ये इस पॉइंट को एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि एक टीचर के पीछे 15 बच्चे होना है, ये अनिवार्य था पहले। इस साल जब स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी को अलग कर दिया गया तो एक टीचर के पीछे 20 बच्चे कर दिया गया, यानी टीचरों की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और अंत में ये भी कहना चाह रहा हूं कि नवाचार को इस बार डाला गया है पॉइंट सिस्टम में, तो हम नवाचार में पीछे हैं। बिल्कुल, तो ये जो सस्टेनेबिलिटी वाला मामला है इसे यहाँ पर हमें मेंटेन करके रखना है। कुल मिलाकर के NRIF ये चाहता है कि अगर आप एक बार रैंकिंग में आ जाते हैं तो बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार फिर हम आपको पैमाने पर नापने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इससे ऐसा होगा कि एक जो स्पेस है वो लोगों को यहाँ पर मिल पाएगा, स्टूडेंट को नयापन मिल पाएगा। तो आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव चक्रवर्ती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर SK पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जवाहर सूरी सेट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से गिरती रैंकिंग बढ़ती चिंता तो बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई है कि सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन करना होगा। आपकी जो रैंकिंग आई है उसको आपको अगले बार भी बरकरार रखना होगा, तब आप उस रैंकिंग में बने रहेंगे। तो ये एक तरीके से चुनौती यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे निजी हो, और सरकार को इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा ताकि आने वाली जो पौध है वो बहुत अच्छे से तैयार हो सके, एक नया भविष्य भारत के लिए गढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बैठक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।